हेलो स्टूडेंट। तो हम लोगों ने आज केमिकल बॉन्डिंग के आज हम लोग तीसरे लेक्चर पे इंटर कर रहे हैं और पिछले दो लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने जिन टॉपिक पे बात की उसमें मोटे तौर पे टाइप ऑफ बॉन्ड्स थे, जिसमें से मैंने आपको बताया कि आयनिक बॉन्ड कब बनता है, किन कंडीशंस में बनता है, और फिर कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना। साथ ही साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की भी अपनी कंडीशन क्या है, किन कंडीशंस पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, वो मैंने एक स्पेसिफिक कंडीशन आपको बताई थी। आज हम लोग उन तीनों टाइप ऑफ बॉन्ड्स को लेकर डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं, उनके स्ट्रक्चर को लेकर बात करने जा रहे हैं। हालांकि ये एक बहुत इंफॉर्मेटिव बातें भी हैं इसके अंदर, बट ये बहुत एसेंशियल चीज़ें हैं जो आज आपको नोट्स बनाने हैं जिसके, और पूरे सेशन में, पूरे टाइम पर जितना भी आप केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, उसमें रिवीजन करेंगे, उस समय इन सब चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करते रहना होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। मैं अब आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट तीनों टाइप के बॉन्डिंग को लेकर, यानी कब कौन सा बॉन्ड बनता है उसको लेकर आगे हम लोग कुछ स्ट्रक्चर्स के बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट करेंगे। तो सब इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, इन स्ट्रक्चर्स पे आने से पहले मैं एक जनरल बात वैसे पहले समझा दूं। हमें पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में कि कौन कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखता है और वो कितने ज्यादा से ज्यादा ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है। ये बातें मैंने पिछली क्लास में बताई थी आपको। तो मैं एक जनरल एग्जांपल्स में सबसे पहले मैं NH3 की बात कर रहा हूँ इस तरह से। तो हमें कैसे स्ट्रक्चर्स बनाना होता है, सबसे पहले से एक बात यहाँ पे क्लियर कर लूँ। जो एटम का अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ द एटम, मतलब कौन सा एटम कहाँ पे रहेगा, उसके सराउंडिंग में कौन सा एटम रहेगा, इन सब पे हम लोगों को कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हम लोग। ये हमें पता होना चाहिए, ये हमें इंफॉर्मेशन होना चाहिए। हम बाकी जगह वेरिएशन कर सकते हैं हम, लेकिन उनके स्ट्रक्चर में कौन सा एटम कहाँ पे प्रेजेंट होता है वो हम अपने से चेंज नहीं कर सकते। मेरा मतलब आप समझिएगा। मेरा मतलब ये है कि जैसे मैं अमोनिया का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना है हमें, तो जो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एटम है उस पर हम कोई चेंज नहीं कर सकते। वो स्केलेटन है, तो बेसिक स्केलेटन में हमें कोई चेंज नहीं करना। हम चेंज कहाँ कर सकते हैं, इसकी बॉन्डिंग में। इनके के बीच बॉन्डिंग क्या है, मतलब सीधा ही कि नाइट्रोजन सेंटर पे ही रखा जाएगा, उसके तीनों साइड हाइड्रोजन होंगे। हाँ, ये अलग बात है, यहाँ से उठा के आप ऊपर कर दीजिए, बट तीन साइड पे हाइड्रोजन होगा। इस पे ऐसा नहीं हो सकता कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन आसपास हो और ये H इधर हो, ऐसा नहीं होगा। तो अब हमें ये पता है कि नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बना सकता है, एक इधर बन गया, एक इधर बन गया और एक इधर बन गया। यहाँ पे किसी तरह का कोई आयनिक सेगमेंट नहीं होगा, यानी आप बोल सकते हो कि ये प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। तो इस तरह से आप सिंपली यहाँ पे इस बॉन्ड को बना सकते हैं। एक और खास बात, जब भी आप किसी एटम से H को, अगर ये बॉन्ड ब्रेक किया जाए, ठीक है ना, तो ब्रेक करने का मतलब होता है कि N के साथ जब आप बॉन्ड ब्रेक कर देंगे तो एक H यहाँ, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, तो ये H+ के फॉर्म में अगर आपने ब्रेक कर दिया तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, NH-1 का, सॉरी NH2-1 का। अगर मैं बात करूं तो ये स्ट्रक्चर कौन सा है, NH2- का। और इसी तरह से अगर आप इससे एक H और निकाल दें तो HN यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 चार्ज, ये भी H हट गया। तो इस कंडीशन में ये किसका स्ट्रक्चर है, NH-2 हो गया। समझ में आ रही। और फिर इसी पे हम बात करें तो अगर N-3 कर दिया तो ये भी H+ के फॉर्म में बाहर हो सकता है। तो मेरा कंसर्न क्या है, मेरा कंसर्न ये है कि NH3 का भी स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, कैसे हमने बनाया। साथ ही साथ NH2- आपने H निकाल के कैसे बनाया ये भी आपको पता होना चाहिए, और NH-2 में भी कैसे बना, और N-3 में भी कैसे बना, हर एक का स्ट्रक्चर। तो ये प्रॉपर आपको रूल्स पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें कई बार क्वेश्चन कैसे आ जाता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैंने लिख दिया Na NH2 का
स्ट्रक्चर बनाइए। तो आप सबसे पहले जैसे ये मेटल प्रेजेंट हो गया तो इसका मतलब पहले आप इसको आयनाइज फॉर्म में लिखेंगे, Na+ और NH2-। तो दिस इज द आयनिक बॉन्ड। और नाउ अब हम इसी NH2- को आप ऐसे एक्सप्लेन कर दें इस तरह से, इस तरह के स्ट्रक्चर बना के, और इसके बाहर क्या होगा, सोडियम आयन। तो ये पूरा स्ट्रक्चर किसका हो गया, NaNH2 का। अब आपसे पूछा जाए कि NaNH2 में कौन कौन से बॉन्ड है, तो आप कौन सा बताएंगे, आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। बात समझा गई। तो आयनिक और कोवेलेंट दोनों बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक, ये आयनिक Na+, कोवेलेंट है NH बॉन्ड है। तो ऐसे आप इस तरह की कंडीशन में इन सभी स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक और खास बात, मैं छोटे छोटे पॉइंट्स में बात करूं तो मैं जैसे यहाँ पे बात करूं बॉन्ड पेयर, ये 1 2 और ये 3, एक इलेक्ट्रॉन आपका लोन पेयर यहाँ पे बचा होगा तो आप लोन पेयर निकाल सकते हैं। ऐसे यहाँ पर लोन पेयर एक बढ़ जाएगा, यहाँ पे और बढ़ जाएगा, यहाँ पे और बढ़ गया। तो ये सब बातें आप आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसी तरह का एक मैं अगर स्ट्रक्चर आपसे पूछता CaNH, ये तो ये क्या है, अब जरा समझिएगा ये कैसे आयनाइज होगा, Ca+2 और यहाँ NH-2, दिस। तो दिस इज द आयनिक फोर्स, आयनिक अट्रैक्शन, आयनिक बॉन्ड हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ अब आप Ca+2 बनाने के बाद अगर आप NH को देखें तो NH और यहाँ -2 चार्ज है। तो इस तरह से ये कंप्लीट, यहाँ भी आयनिक बॉन्ड हो गया एंड कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो आप कुछ इस तरह से हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें आपको समझनी है कि कैसे मैं इस स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा हूँ। नाइट्रोजन के साथ NH3 बनना बहुत आसान है, बट उससे एक एक एच हटाकर कैसे उनके एनायंस बनेंगे, उनका स्ट्रक्चर कैसे होगा, कौन सा बॉन्ड होगा, इन सब पे हमें बात करनी है। अब मैं इसी तरह के बहुत छोटे छोटे सेगमेंट पे बात करता रहूंगा। तो मैं एक दूसरे एग्जांपल को यहाँ पे लेता हूँ। चलिए, तो अब मैं जैसे बात करूं और भी स्ट्रक्चर्स पे, N2H4 ये एक स्ट्रक्चर है, इसको आप नाम देते हैं हाइड्राजीन। तो ये सब आपको आगे चल के अपने आप पता चल जाएगा। तो मैं स्केलेटन बना देता हूँ, आपको स्ट्रक्चर बनाना है। तो यहाँ N है, यहाँ H है, इधर H होगा, ये H होगा, यहाँ H होगा। अब ये H आप ऊपर भी लिख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, एक यहाँ बन गया, एक इधर बन गया, एक ये यहाँ। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है लोन पेयर कितने होंगे इसके अंदर, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक लोन पेयर होगा और एक लोन पेयर इस जगह, तो लोन पेयर यहाँ पे 2 आ गए। ठीक है, बॉन्ड पेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 बॉन्ड पेयर भी आ गए। तो इस तरह से आप उसके स्ट्रक्चर्स को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो ये एक बात हम लोगों ने कर ली यहाँ पे, कैसे इसको कंबाइन करना है। चलिए, अब मैं कुछ और एग्जांपल से बात करूँ। जैसे कार्बन के हाइड्राइड्स हैं, CH4 बहुत वेल नोन कंपाउंड है, मीथेन है, और हमें स्ट्रक्चर्स पे बात करनी। तो मैं यहाँ पे कार्बन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे H लिख दिए, इसके चारों डायरेक्शन में आप H लिख सकते हैं। अब 4 बॉन्ड बनते थे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, सिंपल सा बॉन्ड बन गया। तो बॉन्ड पेयर इसका कितना हो गया, 4। और अगर हम बात करें लोन पेयर की तो वो क्या होगा, 0।
बिकॉज कार्बन के पास तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, वो सभी बॉन्डेड थे, इसमें कहीं कोई इलेक्ट्रॉन बच नहीं जाता। एक नाइट्रोजन के हाइड्राइड से रिलेटेड एक स्ट्रक्चर छूट रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसको पहले बताऊंगा, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। और वो फॉर्मूला है N3H। ये अमोनिया का उल्टा फॉर्म नहीं है, इसको बोलते हैं हाइड्राजोइक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्राजोइक एसिड। अब यहाँ पे 3 नाइट्रोजन है और 1 हाइड्रोजन एटम है। मैं स्केलेटन फिर बना देता हूँ। स्केलेटन में ये है कि तीनों नाइट्रोजन एक साथ है और यहाँ एक H, ऐसा। अब हमें क्या अरेंजमेंट करना है कि कौन कौन सा बॉन्ड होगा। अच्छा, हम आयनिक कब सोचेंगे? जब भी कोई एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल की बात आ जाए। यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ सभी नॉन मेटल्स के बीच हम बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, चाहे वो CH4 में हो या इसमें हो, यहाँ भी वही चीज होगी। तो हमें एक चीज पता है, इसको 3 बॉन्ड बनाने, इसको 1 बॉन्ड बनाना, तो यहाँ तो 1 बॉन्ड ऐसे बना देते हैं हम लोग। एक काम और करते हैं, 3 ट्रिपल बॉन्ड में यहाँ बना दूं अगर, तो इसका ऑक्टेट पूरा 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इसके कितने हो गए? 5 थे, 6 हो गए। अब इसको कितने चाहिए? इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास ऑक्टेट पूरा है, इसके 6 हैं, क्या करेगा? कोऑर्डिनेट। और ध्यान रखिए, नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं करेगा, इसलिए हमने इसको कोऑर्डिनेट कर दिया। तो इस तरह से सब पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया जो हम लोगों ने बनाया। अच्छा, इस कोऑर्डिनेट को हटाकर आप ऐसे भी ला सकते हो, N, यहाँ पे N, ये H, यहाँ माइनस आ गया और ये प्लस आ गया। समझ गए बात? तो ये इसका स्ट्रक्चर हो सकता है। अच्छा, एक और बात, क्या इसकी और भी पॉसिबिलिटी बन सकती है? उसको जरा देख लेते हैं। इसकी एक और पॉसिबिलिटी है, कैसे? मैं यहाँ पे सेकंड केस बना रहा हूँ, नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन और ये H। तो देखो जरा क्या करेंगे, एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे भी सिंगल बना दिया। अब देखो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे, यहाँ पर भी 8 हो गए पूरे, 3 बॉन्ड बन गया ना, यहाँ भी कंप्लीट हो गया 2 इलेक्ट्रॉन लेके। अब इसके पास 6 हो गए, तो ये ऑक्टेट पूरा है, इसको कोऑर्डिनेट कर सकता है यहाँ, तो ऐसे कर सकते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो ये भी तो स्ट्रक्चर बन सकता है। तो अब ये और ये जो फर्स्ट है, ये सेकंड पॉसिबिलिटी है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में एक ही मॉलिक्यूल है, दोनों के अरेंजमेंट में, इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट में जरूर डिफरेंस है। कौन कहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, कौन कहां पे कोवेलेंट बन रहा है, इसको लेकर जरूर चेंज है। लेकिन स्केलेटन जो है, यानी जो एटम का अरेंजमेंट है, उसको लेकर कोई चेंजेस हम लोग नहीं कर सकते। तो अगर किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को बनाते समय हम डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट अगर दिखा सकते हैं उनके एटम्स के बीच, तो उसको एक नई बात बोली जाती है, उसका नाम होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसको नाम दिया था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मैंने ये वर्ड अभी यहाँ यूज कर लिया है, लेकिन आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, ये मैं आगे डिटेल में बात करूंगा इस पे। लेकिन अभी चूंकि इस तरह की पॉसिबिलिटी आ गई, तो आप इसे जब इस तरह के बना रहे होंगे तो ये भी बना सकते हैं। तो ये दोनों बन सकते हैं, दोनों पॉसिबल हैं, बट ये क्या है, यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। मॉलिक्यूल एक जैसा है, यानी दोनों फॉर्म आपको बना सकते हैं आप, ठीक है। एक और खास बात यहाँ पे, मैं यहाँ पे N3- का स्ट्रक्चर भी बनाना जा रहा हूँ। कैसे बनेगा? आप ये H हटा दीजिए यहीं पे, ठीक है। तो अगर आप इसी से ये H हटा दें तो N ट्रिपल बॉन्ड N N, ये -2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये प्लस भी है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर किसका बनेगा? H प्लस बार हो गया। ये किसका स्ट्रक्चर है? N3-1 का, ओवरऑल -1 ही रहेगा। और अगर आप यहां से इसको कोऑर्डिनेट कर दीजिए पहले जरा, तो N कोऑर्डिनेटेड हो जाएगा, तो यहाँ -N डबल बॉन्ड N, यहाँ H, ये प्लस ऐसे था ना, और इसका भी अगर आप H हटा दें, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ भी माइनस है, तो ये इसका स्ट्रक्चर आ गया, ठीक। तो यहाँ भी N3- है और ये भी N3- था।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है पूरे आईआईटी के, ये या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो मेडिकल का हो या आईआईटी का हो। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है N3- को लेकर। N3- का इंडिविजुअल जो नाम होता है वो एजाइड आयन आता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। मैं फिर एक बार इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने यहाँ पे पहले स्केलेटन बना दिया, क्या तीनों नाइट्रोजन एटम एक साथ हैं, एक हाइड्रोजन है, ये ऐसे अरेंज कर दिए। तो हमने पहले सिंगल बॉन्ड बना दिया, यहाँ पे इन दोनों को ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, तो यहाँ कोऑर्डिनेट करना पड़ा। ऐसे ही आप यहाँ पे आए तो यहाँ हमने सिंगल बॉन्ड बनाया NH के बीच, डबल बॉन्ड यहाँ बना, एक सिंगल यहाँ बना दिया, तो इसको कोऑर्डिनेट करना, और ये इस तरह के स्ट्रक्चर बन गए। तो आपसे इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम हो सकते हैं। अब इसी में लोन पेयर पूछना, या आपसे पूछा जाएगा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बना दिए जाए और पूछा जाए किन में NN बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, तो वो सब आप जब तक स्ट्रक्चर नहीं देखोगे तब तक आप कोई भी आंसर नहीं दे सकते। तो सीधे सीधे आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। एक और इसी में छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं NaN3, तो दिस इज सोडियम एजाइड। तो आपसे अगर क्वेश्चन यहाँ पे बने तो Na+ आप मेटल हो गया और N3- आ गया, तो इनके बीच तो पहले तो आयनिक बॉन्ड ही हो गया, तो आप बना सकते हैं, ये आयनिक अट्रैक्शन है। और अब आप अगर इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो Na+ और N3- का ये स्ट्रक्चर जैसे बनाया था मैंने, ऐसे बना सकते हैं या इधर भी बना सकते हैं, N डबल बॉन्ड N, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये माइनस और ये स्ट्रक्चर। तो आप इसके अंदर कौन कौन से बॉन्ड देख रहे हो, आयनिक एंड कोवेलेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी बॉन्डिंग को दिखा सकते हैं। चलिए, तो इस पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में, जैसे कार्बन की बात कर रहा था, तो मैं कार्बन वाले कुछ और मॉलिक्यूल्स पे आ जाऊं। जैसे हमें इथेन के बारे में पता है, तो यहाँ भी स्केलेटन आप बनाएंगे, कार्बन कार्बन H, यहाँ H, ये H दिखाएंगे, यहाँ H है और यहाँ पे एक H है, यहाँ। तो आपको पता है 4 बॉन्ड बनाता है, एक यहाँ पे एक इधर। इसमें बहुत सिंपल सा आप इस तरह का स्केलेटन बना सकते हैं। तो प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, इस तरह से आप लगातार बना सकते हैं। इसी तरह का स्ट्रक्चर हम लोग C2H4 भी बना सकते हैं। यहाँ क्या होगा, कार्बन, यहाँ कार्बन है, ये एक H है, यहाँ H है, ये एक H है, 4। तो चूंकि 4 बॉन्ड बनते हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड बना दीजिए, यहाँ एक सिंगल बॉन्ड बना दीजिए, यहाँ एक, तो इस तरह से बन गया। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आ सकता है, ठीक है। इसी तरह से एज एग्जाम्पल ऑफ C2H2 को भी बना सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, कार्बन कार्बन। एक बात मैं फिर रिपीट कर दूं, आप अपने से कोई अरेंजमेंट नहीं कर देंगे कि कार्बन एक उठा के यहाँ रख दो, बीच में ऐसे रख दो, तो ऐसा नहीं हो सकता। ट्रिपल बॉन्ड ये बन जाएगा, ये इस तरह से बन गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे आयंस फॉर्म में इस तरह से हाइड्रोजन को डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। अब मैं सबसे पहले नाइट्रोजन से जुड़े हुए बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिन पे हम एक एक करके बात करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैंने बीच में ये कार्बन वाले कुछ केसेस इसलिए बता दिए क्योंकि मैंने मीथेन को यहाँ पे यूज किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एजाइड आयन की। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। अच्छा, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ। तो हालांकि मैं बहुत डिटेल्स पे, जैसे मैं अगर ध्यान दें तो एक स्ट्रक्चर है N2O5,
मैं स्केलेटन बनाऊंगा, हम लोगों को बाद में अरेंजमेंट करना है, आप भी ट्राई करेंगे। तो जैसे N2O5 की अगर हम बात करें तो N एक बीच में ऑक्सीजन है, एक यहाँ पे ऑक्सीजन है, एक इधर है और ये एक इधर। तो ये स्केलेटन मैंने आपको दे दिया, ठीक है ना। इस पे आप अपने से कुछ मत करिएगा कि बीच में ले आए। दूसरा इसी तरह से N2O4 है, इसको स्केलेटन आप दे देते हैं, आप बीच में ट्राई भी करेंगे। यहाँ मैं स्केलेटन पहले लिख देता हूँ, फिर हम एक एक करके बॉन्ड बनाएंगे। ये दो हो गए। इसी तरह से यहाँ पे N2O3 का एक स्ट्रक्चर है, जो N, यहाँ N, यहाँ ऑक्सीजन और ये एक ऑक्सीजन। तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स मैंने स्केलेटन बना दी कि कौन एटम कहाँ पे अरेंज होगा, ये हम लोगों को फाइनलाइज करना है। अब मैं एक एक करके बॉन्डिंग की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ भी हो गया ये डबल बॉन्ड, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, यहाँ भी कंप्लीट हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट, ये सब कंप्लीट हो गया, यहाँ नहीं डबल बॉन्ड बन गई, तो ऊपर वाला सेगमेंट तो कंप्लीट हो गया। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका ऑक्टेट पूरा है, कोऑर्डिनेट कर दीजिए, इसको सेम केस कोऑर्डिनेट, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। अब जैसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, NON बॉन्ड, कितने बॉन्ड है भाई इसमें, NON एक बॉन्ड है, ठीक। तो इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन आएंगे। या मान लीजिए कैसा क्वेश्चन आएगा कि इन सबके बारे में पूछा जाएगा कि N2O3, N2O5, N2O4 सभी दे रखे हैं, आपको बताने इनमें से कितने में NON बॉन्ड आएगा। तो आपको तो पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और तभी आप इसके आंसर को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे इस पे बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ये सब आप बता सकते हो, और इसको माइनस ये प्लस करके ब्रेक भी कर सकते हैं, तो वो सब आप कर लीजिएगा, ठीक है। एक एक करके आप इस पे कर सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पे आता हूँ, डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये भी इसी तरह से हो गया, कोऑर्डिनेट, यहाँ भी कोऑर्डिनेट, ये स्ट्रक्चर सेम बन गया। हमको केवल प्रैक्टिस करनी है, और ये एक बात ध्यान रखिएगा, ये एक दिन का टॉपिक नहीं होता है। जितना ज्यादा आप इन सब के साथ इन्वॉल्व रहेंगे, ये अपने आप उतने आसानी से आपको समझ में आने लगेंगे। अगर आप एक दिन में देख रहे हैं तो बहुत मुश्किल काम है। इसके बाद जरा मैं इस पे आता हूँ, N2O3 डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी पूरा हो गया, यहाँ इसको हमने कोऑर्डिनेट कर दिया, ठीक। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा और बात करता हूँ, N डबल बॉन्ड N बना दिया, यहाँ N बना दिया, डबल बॉन्ड बना दिया, और इसको O माइनस ये प्लस कर दिया, ठीक। अच्छा, मैं इस पे लोन पेयर कैलकुलेट कर रहा हूँ जरा, तो यहाँ क्या होगा, 2 ऑक्सीजन पे, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 था लेकिन इधर कोऑर्डिनेट कर दिया ना आपने, तो इधर तो नहीं बचा, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 2 पहले से थे, 1 और इधर से आया तो 3 आ गया, तो 2 3 5 3 टोटल 8। समझ में आई बात? कैसे आप जान जाते तो ये भी समझाता हूँ, एक बार और बता देता हूँ। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, ठीक है। अब उन 6 में से क्या हुआ है, 2 ने तो इधर बॉन्ड बनाया, 2 खर्च हो गए, बाकी 4 क्या है, वैसे ही बचे, तो 4 में मतलब 2 लोन पेयर, तो हमने 2 यहाँ लिख दिए। ऐसे ही नाइट्रोजन में वैलेंस कितने होते हैं, 5 वैलेंस होते हैं, अब प्लस लिख दिया मतलब 4 बचे, और 4 चारों बॉन्ड बन चुके, तो लोन पेयर 0 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे नाइट्रोजन में 5 वैलेंस होते हैं, 3 ही बॉन्ड बने, तो 1 लोन पेयर बचा है। इसी तरह से इस ऑक्सीजन में कितने होते हैं, वैलेंस 6, लेकिन माइनस आना मतलब 6 की जगह 7 आ गया। अब 7 में एक बॉन्ड, एक केवल खर्च हुआ है, तो 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 लोन पेयर। तो ऐसे मैंने यहाँ पे, ये दरअसल जेई एडवांस का क्वेश्चन है। अब आप समझिए, तो आप देखिए, क्वेश्चन अगर बहुत आसान है तो वो कहीं भी पूछा जाए, जेई एडवांस में पूछ लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको खामखा एक बहुत बड़ा स्टेटस दे दो। ये तो मेरे ख्याल से बोर्ड स्टैंडर्ड का भी नहीं क्वेश्चन है, बट क्यों पूछा गया है, देखिए क्या होता है, हम क्वेश्चन को किस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो वो एक अलग स्ट्रेचर में क्वेश्चन को ले जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज वो बहुत आसान ही है। तो अब आपसे ये नहीं कि अब N2O3 में पूछ लिया गया तो आप इन सब में अलर्ट हो जाओ, अलर्ट होना चाहिए, बट किसी दूसरे में पूछेंगे तो इसमें भी लोन पेयर बता सकते हैं आप, यहाँ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सभी चीजें। अच्छा, इसमें NN बॉन्ड है क्या, नहीं,
इसमें NN बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल है, यहाँ पे NN बॉन्ड है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है कि इन तीनों में से कितने में NN बॉन्ड है। इन दोनों में NO यानी NON बॉन्ड नहीं है, इसमें नहीं है। ONO है लेकिन NON नहीं, यहाँ पे नहीं है, इसमें था केवल। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ पे बनेंगे। अब चलिए मैं इसके आगे एक स्टेप और बढ़ता हूँ कि कैसे हम इसको और बढ़ाएं। तो एक उस स्टेप पे आते हैं। ऐसे ही एक स्ट्रक्चर आप N2O की बात करें, अगर इसको नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है, आप लाफिंग गैस भी बोल सकते हैं। N, N और O, ये तीन स्केलेटन। तो अब आप क्या कर सकते हो, इसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं और इसको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ऐसे बन सकता है। इसके अलावा क्या दूसरा केस भी हो सकता है, वो भी बनाते हैं जरा। डबल बॉन्ड यहाँ बना दो, ऑक्टेट पूरा, यहाँ सिंगल और इसको कोऑर्डिनेट, दोनों चीजें सही है। इसको आप क्या लिख सकते हो ऐसे, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस O माइनस, ऐसे बन सकता है। या इसी को अगर आप दिखाएं तो N O है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन सकता है, यहाँ माइनस और ये प्लस। तो ये भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। तो इस तरह से दोनों के स्ट्रक्चर हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि NON में किस तरह से रिपीट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन है, बहुत स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में ये भी एक पार्ट है। ऐसे ही एक NO है, ये क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। अच्छा, इसमें अगर आपसे लोन पेयर पूछा जाता इसके अंदर तो कैसे बताते हैं। ये एक लोन पेयर है, यहाँ पे एक भी नहीं, 0 है, यहाँ पे 3 होंगे, टोटल कितने हो गए, 4 लोन पेयर पूरे मॉलिक्यूल में। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। NO के अंदर क्या होगा, N और ऑक्सीजन, यहाँ पे 5 है, डबल बॉन्ड बना दिए, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। अच्छा, डबल बॉन्ड बनाने के बाद इस पे एक इलेक्ट्रॉन खाली है, 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ है, मतलब इसका एक वैलेंसी ओपन है, मतलब इसके पूरे बॉन्ड नहीं बने। तो हमें स्ट्रक्चर केवल ऐसे दिखा देना है कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है ना, और ये दोनों एक साथ है, 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही बने। तो आप ऐसा नहीं बोलिएगा कि इसका स्ट्रक्चर नहीं बन सकता, ये स्ट्रक्चर है लेकिन ऐसे इसी तरह से रिएक्टिव होगा क्योंकि इसकी ऑक्टेट पूरे नहीं है। तो आप इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं और बोल सकते हैं कि इसके अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है, इसको एक बॉन्ड बनाने की और जरूरत है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो बात मैंने डिफरेंट नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर्स की है। इसी में मैं कुछ इनके एसिडिक स्ट्रक्चर के बारे में भी बात कर रहा हूँ, तो जस्ट लिखता हूँ उस पर। ये सब आप एक बार अच्छे से अपने से सभी जो पांचों ऑक्साइड हैं, चाहे N2O हो, NO हो, N2O5 था, N2O4 था, N2O3 था, तो इन सभी ऑक्साइड्स को आप अपने अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। अब हम कुछ इसके ऑक्सी एसिड पे बात कर रहे हैं। जैसे इसमें से एक नाम HNO2 का और दूसरा है HNO3 का। इन दोनों को हमें बहुत डिटेल से, मेनली यही आता है, ऐसे बहुत सारे हैं बट हम लोग पहले इन्हीं पे बात करेंगे। तो ये H, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिंगल बना सकते हैं, ये डबल बॉन्ड, कंप्लीट हो गया सबका ऑक्टेट। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 8 है, ये सब कंप्लीट बैलेंस है। लोन पेयर अगर आप निकालते तो कितना आता, 2 1 2 यानी 4 5 टोटल आ जाता। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं NO2 माइनस का स्ट्रक्चर आपसे पूछता
तो इस H को हटा देते आप, H प्लस हटा देते, O माइनस N डबल बॉन्ड O, तो ये इसका स्ट्रक्चर आ गया। अगर मैं आपसे पूछता NaNO2 का स्ट्रक्चर, तो अब मेटल, तो Na प्लस ब्रेक हो जाता, NO2 माइनस ब्रेक हो जाता, दिस इज द आयनिक बॉन्ड, और फिर इसका स्ट्रक्चर दिखाते समय आप Na प्लस O माइनस N डबल बॉन्ड O ऐसे दिखा देते, ठीक है। तो ये सभी तरीके हैं NaNO2 को कैसे आप लिख सकते हैं। इसका नाम क्या है, नाइट्रस एसिड, ये मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था। तो इसका नाम क्या होगा, नाइट्राइट आयन, ठीक है। चलिए इसी तरह से इसके स्ट्रक्चर पे जब आप बात करेंगे तो H ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और एक रही ऑक्सीजन, तो ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल, ये ऑक्टेट पूरा, बट इसको क्या करना होगा, कोऑर्डिनेट, समझ में आई बात। तो अगर मैं इसकी बात कर रहा था तो इसमें आयनिक एंड कोवेलेंट था। अब इसमें देखो जरा क्या होगा, यहाँ पे पूरे स्ट्रक्चर को तो आप बना ही सकते हैं, लेकिन NO3 माइनस अगर बनाना होता तो N कोऑर्डिनेट डबल बॉन्ड O ऐसे बन जाता, और अगर आपको NaNO3 का स्ट्रक्चर बनाना होता तो Na प्लस। तो अगर मैं पूछता आपसे कि NaNO3 के स्ट्रक्चर में कौन कौन से बॉन्ड हैं, तो आप बोलते आयनिक है, कोवेलेंट है एंड कोऑर्डिनेट भी है, ठीक है। तो ये सभी बॉन्ड्स यहाँ पे आपको नजर आ जाते हैं, समझ में आई बात कैसे, Na प्लस NO3 माइनस, और NO3 माइनस का जो पार्ट है उसके अंदर ये तीनों टाइप के बॉन्ड आपको दिख रहे होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो चारों मैंने यहाँ पे बना दिए, इन सबको बहुत अच्छे से तैयार रखना है, और इन सब की जरूरत भी आपको स्टेप वाइज पड़ती रहेगी कि कहाँ कौन सा बॉन्ड है, आयनिक है, कोवेलेंट है, कोऑर्डिनेट है, क्यों है, ये सब चीजें पता चलेंगी। तो अब हम लोग नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड्स के बाद सिमिलर पैटर्न पे कुछ फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स होंगे, तो कुछ बहुत सारी डिटेल नहीं, लेकिन कुछ एसिड पे हम लोग बात करेंगे। तो उन फॉस्फोरस की कुछ ऑक्सी एसिड्स पे जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो जैसे मैं बात करूं H3PO2, इसी तरह का एक स्ट्रक्चर होगा H3PO3, और एक स्ट्रक्चर है H3PO4। हालांकि बहुत सारे एसिड्स होंगे, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होंगे, ये सब पे और भी डिटेल पे हम लोग एक बार और आएंगे, और वो हम कब आएंगे, जब इंडिविजुअल नाइट्रोजन फैमिली जब आप पढ़ रहे होंगे, तो नाइट्रोजन फैमिली पे हम इन सब के बहुत सारे स्ट्रक्चर का एनालिसिस दोबारा से करेंगे। लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो केवल एक तरीके से इनिशियल बिगिनिंग वाली कुछ चीजें बता रहा हूँ, जिसको लेकर हम लोग पूरी केमिस्ट्री में बहुत सारी जगह पे हेल्पफुल तरीके से इनका यूज कर पाए, ठीक है ना। तो इन पे हम और डिटेल पे आएंगे लेकिन बाद में। चलिए मैं इनके स्केलेटन पे बात करता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका नाम होता है ये ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड है, और ये है ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, और दिस इज मेटा फॉस्फोरस एसिड, मेटा फॉस्फोरस एसिड। इनकी नेमिंग पे भी हम लोग बात बाद में कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इनके स्केलेटन बना रहा हूँ। P के साथ यहाँ पे लिखा मैंने, ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक H यहाँ पे है, और बाकी बचे हुए H फॉस्फोरस के ही अराउंड में होंगे। मतलब अब यही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ आप अपने से ये नहीं कि सर ऑक्सीजन एक, ये भी परेशान है सर, इसको भी एक होगा, हाइड्रोजन दे दें, आप अपने मन से, इमोशनल बैकग्राउंड आपका नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसके स्केलेटन में कोई चेंज नहीं कर सकते। अच्छा ये क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसको भी जरा कुछ ग्राउंड पे बताता हूँ। दरअसल क्या होता है, जैसे आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा था हाइड्रोजन, तो वैसे ही केमिस्ट्री का एक अलग ब्रांच होता है साइंस का, स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। उसमें क्या होता है, वो स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्या चेक किया जाता है कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर डिस्ट्रीब्यूटेड आपको पता चल गई, तो हम उसमें ये गेस कर पाएंगे कि इस फॉस्फोरस के चारों डायरेक्शन में, यानी चारों साइड पे किस तरह का इलेक्ट्रॉन है।
ज्यादा है कम है, तो उसके बेसिस पे हम लोग ये गेस कर पाते हैं कि इसके दोनों से, जैसे यहाँ पे मैंने क्या देखा, यहाँ लेफ्ट और राइट दोनों में ऑक्सीजन साइड है और ऊपर नीचे पे दोनों हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कम होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो हम एक तरीके से गेस करते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ होता होगा। अगर यही स्पेक्ट्रम में ये आ जाता कि चारों तरफ आइडेंटिकल बात है, तो फिर आप उसकी तरह से डिजाइन करने लगते। तो ये एक अलग ब्रांच है, इससे हमें दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो हम इसको सीधे ऐसे समझते हैं कि जो स्केलेटन है उस पर हमारा कोई काम नहीं है, हमारा बस नहीं चल रहा है, हम स्केलेटन जरूर रखेंगे। हाँ, हमारा अपना जो पावर है वो कहाँ है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में हमारा पावर है। हम बॉन्ड्स जरूर बना सकते हैं इनके बीच में, ये कैसे बनेगा, तो वही बनाते हैं। अगेन फॉस्फोरस के पास 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, फॉस्फोरस के पास वेरिएबल वैलेंसी है, तो 3,5 ये 2 टाइप के बॉन्ड बना सकता है। तो एक यहाँ पे आ गए और यहाँ पे मैंने बॉन्ड बना दिया, ठीक है ना। यहाँ पे इसके अलावा यहाँ डबल बॉन्ड बना सकता है, एक सिंगल बॉन्ड। एक बात जरा समझना, फॉस्फोरस ने 8 तो यहीं पे कंप्लीट कर लिए, 8 इलेक्ट्रॉन तो इन्हीं 3 बॉन्ड से कंप्लीट कर लिए। अब चूंकि फॉस्फोरस अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है, इसलिए वो इस ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड बनाएगा। इस बात को फिर मैं रिपीट कर दूं, जैसे मैंने SO2 और SO3 केस में पिछली क्लास में बताया था कि अगर यहाँ नाइट्रोजन होता तो वो कोऑर्डिनेट ही इसको करता, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर पाता। बट यहाँ फॉस्फोरस है, दैट्स वाई ये अपनी ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है, और अब ये 10 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा जब आप डबल बॉन्ड बना देंगे। समझ में आई बात। तो इस तरह का पूरा इसका स्ट्रक्चर होगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे H2PO2 माइनस का स्ट्रक्चर पूछता आपसे, तो एक H निकालना है, कहां से निकलेगा, इनसे नहीं निकलेगा, इससे निकलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उससे H निकलना है। तो ये अगर H आप हटा देंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, O माइनस, यहाँ पे P, ये H, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अगर मैं यहीं पे पूछता NaH2PO2 का स्ट्रक्चर, तो आपके पास सिंपल सा एक स्टेप और होता, Na प्लस H2PO2 माइनस, तो यहाँ आयनिक बॉन्ड ऑलरेडी हो गया, बाकी ये स्ट्रक्चर आपको पता ही, ठीक। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसका डिटेल पे पहुंच सकते हैं। अब मैं इसकी पूरी डिटेलिंग के बाद इन बाकी दोनों पे भी बात करना स्टार्ट कर रहा हूँ। जरा मैं इस पे आ जाता हूँ। इसके स्केलेटन पे बात करें हम लोग, तो इस तरह का होता है, ये हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, और इसका एक H डायरेक्ट यहाँ। अब ये भी नहीं सर अच्छे से अगर इसके साथ ही दे तो एक जैसा लगने लगता, ये सब हमें नहीं सोचना है। किसी भी इमोशनल बैकग्राउंड में आपको नहीं फंसना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ये इसका स्ट्रक्चर है। अब हमारे पास ये बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, ये सब बॉन्ड, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, अगेन इसमें डबल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट नहीं, ध्यान रखिएगा। और अब हम यहां से इसी तरह से अगर मैं पूछता आपसे इसमें H2PO3 माइनस 1 का स्ट्रक्चर, तो आप किसी एक H को यहां से हटा देते। अगर मैं पूछता HPO3 माइनस 2 का स्ट्रक्चर, तो आप एक H और हटा देते। इनका H नहीं हटता है क्योंकि डायरेक्ट फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ H नहीं निकाला सकता। तो आप ये भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, या मैं इसी में बोलता NaH2PO3 का स्ट्रक्चर बनाइए, या Na2HPO3 का स्ट्रक्चर बनाइए, तो ये सब बना सकते हैं। तो एक साथ बहुत सारी चीजें आप स्ट्रक्चर से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसीलिए आपको इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर की इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ है और कितनी जगह। आप ऐसे समझिए, अगर किसी भी चीज को हमें पढ़ना है, जैसे बहुत सारी जगह की हम प्लानिंग करते हैं कि हम ये बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी अपना नया वेंचर कर रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कि हम उसका एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। जो पूरे बिजनेस का प्लेटफॉर्म होगा उसका हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा कि हम क्या क्या स्टेप करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या स्केलेटन होगा, जगह कहाँ होगी, बिजनेस के मॉड्यूल क्या होंगे, बहुत सारे तरीके। तो जब तक हम किसी भी मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चरल बैकग्राउंड हमें नहीं पता होगा, उसके चलने के तरीके नहीं पता होंगे, तब तक हम उनकी किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी डिटेल पे अगर चले जाते हैं
तो वो बहुत डाउटफुल चीज है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे जब भी कोई डिफेंस का पार्ट है या कोई आर्मी के बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहला काम होता है कि वो पूरे उस एरिया का एक एक जगह स्केलेटन पूरा क्लियर रखते हैं, किस डिस्टेंस पे कौन सी चीज है, कितनी डिस्टेंस पे है, हाइट कितनी, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग मेजर होती तो अगर वो इसके बिना मेजरमेंट के सीधे जाने लगेंगे, नहीं हम बहुत पावरफुल, हम तो सब कुछ कर लेंगे, तो कुछ नहीं होगा, फिर आप तुरंत फ्लॉप होंगे। इसी तरह से अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर्स पे उनकी रिएक्शन जानना चाहते हैं, उनके बहुत सारे और पूरी केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, और उस पूरी केमिस्ट्री को आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन उसके स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ना चाहते, तो ये सबसे बड़ा हीनियस क्राइम होगा हमारा। आप पढ़ सकते हैं लेकिन वो कब फ्लॉप होंगे उसका कोई भरोसा नहीं। हाँ, हो सकता है बहुत अच्छी बात की कोई दिक्कत ना है आपको, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी अच्छे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ नुकसान उठाना पड़ जाएगा। तो इसलिए स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस को बहुत समझिएगा, इसको लिखना है बार बार, इसको स्टे करना है हर एक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पे, कुछ देर रुककर उस पर एनालिसिस करना होगा आपको। चलिए, तो एक हम S3PO4 के स्ट्रक्चर को और यहाँ पे बता देते हैं, उसके बाद हम कुछ और अदर स्ट्रक्चर्स की भी बात करें। जैसे अब मैं S3PO4 की बात कर रहा हूं, तो फॉस्फोरस, अगेन ऑक्सीजन, दिस चारों डायरेक्शन में ऑक्सीजन है, और फिर तीन जगह H, तीन ही H है, तो यहाँ पे H आप ऐसे लिख सकते हैं। नाउ सिंपली आप ये बॉन्ड यहाँ पे बना सकते हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट मत करिएगा। और इसी तरह से यहाँ पे तीनों आयन बनाए जा सकते हैं, H2PO4 -1 भी बन सकता है, HPO4 -2 भी बना सकते हैं, और PO4 -3 भी बना सकते हैं। तो इन सबके स्ट्रक्चर बनाते समय आप एक एक H हटाते जाएंगे, यहाँ माइनस आता जाएगा, इस तरह से आप सब बना सकते हैं। तो ये देखो, नाइट्रोजन के जो ऑक्सी एसिड्स थे और इनमें ऑक्सी एसिड में एक डिफरेंस है कि वहां नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन जुड़ रहा था जहां भी जरूरत थी, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा है लेकिन डबल बॉन्ड के थ्रू, बिकॉज फॉस्फोरस अपनी ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है, हाइपरवैलेंट हो सकता है, तो वो एक साथ और बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, चलिए एक दो बातें और मैं समझा दूं। जैसे बहुत जगह आपने अमोनियम आयन देखा है, NH4+ आयन, ये क्या है? दरअसल क्या होता है, NH3 के साथ ये NH3 ही होता है, ऐसे बॉन्ड बना था ना, और इसका लोन पर रहता है। और H+ आयन अगर अलग से है, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो दरअसल ये ऑक्टेट पूरा है, ऑक्टेट कंप्लीटेड है, और ये दरअसल इसको कोऑर्डिनेट कर देता है। तो कोऑर्डिनेट करने के बाद क्या होगा, N, यहाँ H, ये H, और यहाँ प्लस आ जाएगा, और ये H आ जाएगा। क्यों, कैसे आ गया? मैंने बताया था कोऑर्डिनेट जब आप हटाते हो तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आता है, तो ये माइनस तो प्लस से खत्म हो जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो अमोनियम आयन इस तरह से आपको दिखेगा। तो बहुत सारी जगह आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा है, फॉर एग्जांपल NH4Cl का स्ट्रक्चर बताइए, तो आप क्या करेंगे, पहले इसको आयनाइज करिए, NH4+ एंड Cl-, तो पहले इनके बीच कौन सा फोर्स है, आयनिक, और साथ ही साथ अमोनियम आयन के अंदर कौन सा फोर्स है, कोवेलेंट। तो आप ऐसे बता सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलता NH4NO2 इसका स्ट्रक्चर, तो आप इसको भी आयनाइज करेंगे, अमोनियम आयन NH2, ठीक है, तो ये आयनिक हो गया। और NO2- के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर है, ऐसे अभी उन्होंने पढ़ा था, तो आयनिक एंड कोवेलेंट। एक और मैं अगर आपसे पूछता NH4NO3 इसमें कैसा है, तो अगेन दिस इज NH4+ आयन एंड NO3- आयन, तो NH4+ तो आपको आयनिक दिख ही गया,
बट NO3 माइनस कैसे बनेगा, N डबल बॉन्ड O एंड कोऑर्डिनेट ऑल्सो। तो इसके अंदर कौन कौन से बॉन्ड है, आयनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट। तो यहाँ तीनों बॉन्ड आपको दिखेंगे, समझ के बात। तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अमोनियम आयन कैसा होगा और इस पे कैसे रिलेट किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने, मैंने कुछ आपको ऑक्सीजन से रिलेटेड, सॉरी नाइट्रोजन से रिलेटेड ऑक्सी एसिड्स हैं, फास्फोरस से रिलेटेड हैं, उन सब के बारे में बात किया। अब मैं कुछ सल्फर से रिलेटेड ऑक्सी एसिड जो हैं और जो बहुत फेमस है, मैंने हालांकि उनको लास्ट में आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा पहले आप वही पढ़ते हैं, तो मैं उनके बारे में भी बात कर रहा हूँ। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। मैं कुछ स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूँ केवल, जैसे H2SO3 और H2SO4 और इसी तरह का एक H2SO5 है और H2S2O7 है। तो ये कुछ मेजर स्ट्रक्चर्स में बात कर रहा हूँ, मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आपको बताया था। तो यहाँ पे स्केलेटन में तो कोई चेंज किया नहीं सकता, सल्फर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे आप लिख दीजिए, ये हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड बन गया। अब सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे बन गया, अब 6 के बाद 2 तो हो गए 8, लेकिन यहाँ ऑक्टेट एक्सपेंड हो सकता है ना, तो इसका स्ट्रक्चर ये रहा। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलता HSO3-1 का स्ट्रक्चर बना लीजिए, तो आप क्या करते, एक H हटा देते, और यही चीज अगर Na+ के साथ जोड़ के बोलता मैं, तब भी आप बना लेते। और सिमिलरली Na2SO3 का भी स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं, एक एक H हटा के। ये सब जरूरी सीखने वाली बात। इसी तरह से ये इसका स्ट्रक्चर पूरा। ऐसे ही आप जब इस सल्फर की बात करेंगे H2SO4 की, ये भी वेल नोन कंपाउंड है, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा फेमस तो कोई भी नहीं। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, देखो दोनों जगह डबल बॉन्ड, बिकॉज सल्फर के बारे में आपको पता है 2, 4 और 6, ये 3 टाइप के बॉन्ड बना सकता है। 2 को वैलेंसी भी है, 4 भी है, 6 भी है। तो यहाँ पे अब कौन सी आ गई, 6 वाली वैलेंसी हो गई। तो अभी यहाँ पे क्या था, फिलहाल केवल 4 वैलेंसी था, यहाँ पे 6 से पहुंच गया। अच्छा, ये स्ट्रक्चर बन गया। इसी तरह से अगर आप HSO4- का स्ट्रक्चर बनाते तो एक H यहाँ से वाला हटा देते, और SO4-2 को बनाना होता था, दोनों साइड हटा देते, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर इसी तरह के सॉल्ट के स्ट्रक्चर भी बनाए जा सकते थे, NaHSO4 या Na2SO4, ठीक। इस पे बात करते हैं, सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन है, ये एक H है, और यहाँ भी H है, ये एक ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, 2 H हो गए सल्फर। तो यहाँ पे ये चीज आपको फिक्स है, ये परऑक्साइड लिंकेज आप बोलते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। तो ये परऑक्साइड लिंकेज है जो कि इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, जिसमें आपको याद होगा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते थे, और यहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर, यहाँ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। तो ये स्केलेटन है। ऑक्सीजन चेक कर लीजिए, 3, 3, 6, 7, ये मैंने सिंपल से बॉन्ड बना दिए, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रॉपर इसके ऑक्सीडेशन नंबर, अब जैसे मान लीजिए इन सबके स्ट्रक्चर बना दिए जाते और आपसे बोला क्या जाता कि SOS बॉन्ड कहाँ पे है, तो आप बता देते। तो कुल मिला के सिंपली हमें इन सबके स्ट्रक्चर्स का बेसिक आइडिया जरूर होना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर दूं, बहुत सारे डिटेल्ड स्ट्रक्चर नाइट्रोजन के हों या ऑक्सीजन के हों, सल्फर के हों, इन सब पे हम एक बार दोबारा से बात करेंगे, और वो कब करेंगे, जब हम नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे होंगे, उस समय नाइट्रोजन के एसिड्स बहुत सारे होंगे, उनके स्ट्रक्चर दोबारा पढ़ेंगे। जब हम ऑक्सीजन फैमिली पढ़ रहे होंगे तो इन सबको पढ़ेंगे दोबारा से। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक जो ब्लॉक वाइज आएंगे,
वहां पे हम एक बार इनको दोबारा से भी देखेंगे, बट अभी फिलहाल आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन देते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे इनके स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिनके बारे में बहुत एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, और वो है हैलोजेंस के। तो हैलोजेंस कैसे ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं उन पे भी बात हम लोग कर लेते हैं। तो ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन में, हैलोजन की मेनली 4 एसिड होते हैं। क्लोरीन को लेकर मैं जनरल बात कर रहा हूँ। HClO4, HClO3, HClO2 एंड HClO। दिस इज नोन एज पर क्लोरिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये सब। एंड दिस इज क्लोरिक एसिड, दिस इज क्लोरस एसिड, और दिस इज हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है ना। तो आप अगर ClO4 माइनस की बात करें, ClO3 माइनस की बात करें, ClO2 माइनस की बात करें और ClO माइनस, ये सब के नाम मैंने बताए थे आपको। एक एसिड से 8 और अस एसिड में 8 लगाया जाता है। फिलहाल इन सब के स्ट्रक्चर का तरीका जरा समझिए। स्केलेटन में ये ऐसे ऑक्सीजन चारों और एक तरफ H ऐसे, तो कैसे होगा, ये सिंगल, यहाँ सिंगल। एक बात फिर समझिएगा, क्लोरीन के पास वेरिएबल वैलेंसी 1 3 5 7 चारों बॉन्ड बनाए जा सकते हैं। तो वैसे तो 7 है ऑलरेडी, एक ही बॉन्ड बनाना चाहिए, बट ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है, तो यहाँ भी डबल, ये भी डबल और ये डबल, तो ये बन गया HClO4 का। समझ गए बात। ऐसे ही जब आप HClO3 की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन Cl, यहाँ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, बस बन गया। तो ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ कितना वैलेंसी दिखा रहा, 5, यहाँ कितना था 7, तो ये HClO3 का आ गया। जब हम HClO2 पे बात करेंगे तो Cl, यहाँ ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल, ये सिंगल, तो यहाँ कितना बॉन्ड बन गया 3। और जब हम लास्ट वाले पे आएंगे तो HOCl, ये सिंपली ऐसे। तो इससे में एक और क्या चीज सीखनी है, जैसे मैं आपसे बोलता ClO4 माइनस का स्ट्रक्चर, तो आप H हटा दोगे बस ये माइनस ले आओगे। जब HClO3 का तो यहाँ माइनस आ जाता, इसमें आता तो यहाँ माइनस आ जाता, यहाँ भी इस तरह से माइनस आ जाता, तो सिंपली आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब जैसे मैं आपसे बोलता NaClO4, इसका स्ट्रक्चर बनाइए, तो Na प्लस है और ClO4 माइनस है, तो दिस इज आयनिक बॉन्ड, एक तो आयनिक है ही, और साथ साथ ClO4 में कैसा होता है, कोवेलेंट। तो इस तरह से हम लोगों को ये सब बातें पता होनी चाहिए कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन से बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, किस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये सब चीजें ध्यान देनी है। ठीक है, एक तो कुछ ये मैंने 3 मेजर चीजें ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन फैमिली से सल्फर से रिलेटेड जो एसिड है, हैलोजन वाले एसिड हो गए, नाइट्रोजन वाले कुछ एसिड हो गए, ये सब ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इन सबको एक बार यहाँ पे बता दिया है। अब मैं छोटे मोटे कुछ और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर पे एक बार आपको बताता हूँ कि क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, और फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक चीज और, जैसे मैं यहाँ पे ध्यान दूं तो मैं कुछ स्ट्रक्चर्स पे बात कर रहा हूँ। जैसे एक कंपाउंड और होता है CH2N2, दिस इज नोन एज डाई एजो मीथेन, और काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे N3H था हाइड्रोजोइक, उसी तरह से ये भी स्ट्रक्चर बहुत पूछा जाता है, तो मैं इसके स्ट्रक्चर पे भी बात कर दूँ। मैं स्केलेटन बना देता हूँ, कार्बन, यहाँ H है, ये एक H है, यहाँ नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, ये इस तरह का स्ट्रक्चर। तो आप सब इसका स्केलेटन ड्रॉ करिए, तब तक मैं इसको रफ कर रहा हूँ।
तो जब आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं यहाँ पे, तो कार्बन के साथ ये तो बॉन्ड बन ही गया और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बना सकते हैं आप। तो 4 बॉन्ड तो बन गए। अब ये एक सिंगल बॉन्ड और यहाँ कोऑर्डिनेट हो सकता है, नहीं ऐसे बन सकता है। अच्छा, इसको अगर हम इसको बाकायदा ऐसे दिखा रहे हैं तो ये H डबल बॉन्ड N, यहाँ N, ये डबल बॉन्ड यहाँ माइनस और ये प्लस, ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर आ गया। तो डाईएजोमीथेन है, इस तरह का स्ट्रक्चर। अच्छा, इसका एक और पॉसिबिलिटी है, कैसे? कार्बन के साथ H, यहाँ H, ये नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, आप डबल ट्रिपल बॉन्ड ऐसे बना लीजिए, यहाँ H कर लीजिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ दे दीजिए, ये भी बन सकता है ना। तो दोनों आपस में क्या हो गए, इन दोनों के बीच रिलेशन जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का भी होगा, ठीक। इसको अगर आप ऐसे दिखाएं ब्रेक करके, तो इसमें लोन पेयर वगैरह ये सब पूछे जाते हैं आपसे। तो नाइट्रोजन यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो ये फॉर्मल चार्जेस है सब। तो इस तरह के ये स्ट्रक्चर भी आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है डाईएजो मीथेन का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स थे जिनको हम लोगों ने, अच्छा मैं बहुत शुरुआत वाली चीजें बता रहा हूँ, बहुत लिमिटेड स्ट्रक्चर्स मैंने बताए हैं, ऐसा नहीं कि ये सब यहीं से खत्म हो गए सब, ढेरों एग्जांपल्स होंगे जो कि समय समय पे मैं बताता जाऊंगा। अब मैं एक लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट कुछ स्ट्रक्चर्स पे जरूर बात करूंगा, वो आपको याद भी रखना होगा, तो उस पर मैं आता हूँ। इसको फिलहाल अच्छे से नोट करिएगा। एक तो डाइइजोमीथेन, दूसरा एक हाइड्रोजोइक एसिड यानी एजाइड आयन, जिस पर मैंने बात की थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट वो भी पोर्शन था। बाकी चीजें सभी आपके लिए यूजफुल होंगी, बट ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिससे सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब क्या है, आप लोगों ने एक मेटल के कार्बाइड्स सुने होंगे, मतलब कार्बन से जुड़े रहते हैं, तो उस पर मैं बेस्ड बातें बताता हूं आपको। जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स में मैं कार्बाइड की बात कर रहा हूँ, ये कार्बाइड क्या होता है, कार्बन पे माइनस का चार्ज होना। तो इस पे 3 स्ट्रक्चर है, Al4C3, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम कार्बाइड। एल्यूमिनियम एक मेटल है और दूसरा ये नॉन मेटल है। इसी तरह से एक और स्ट्रक्चर है Be2C, ये बेरिलियम कार्बाइड है। इसी तरह का एक स्ट्रक्चर होगा CaC2, दिस इज द कैल्शियम कार्बाइड। और एक स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे होंगे Mg2C3, दिस इज द मैग्नीशियम कार्बाइड। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अभी फिलहाल आपको ये याद रखना होगा कैसे। दरअसल ये आयनाइज होता है और ये स्ट्रक्चर होगा Al+3 एंड कार्बन पे -4। तो सिंपली इनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ये एक आयनिक बॉन्ड है, ठीक है, सिंपली। और इसमें कुछ भी नहीं है, 4 इधर 3 इधर। इसी तरह से बेरिलियम कार्बाइड में Be+2 होता है और कार्बन पे -4 हुआ, तो ये भी एक आयनिक फोर्स है। तो Be4C2 आया और उसके बाद 2 से डिवाइड होकर ये फॉर्मूला आ गया, तो ये भी आयनिक है। तो इसमें भी कोई हमें समस्या नहीं है, सिंपल सा केवल आयनिक बॉन्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है, आयनिक बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है, सॉरी आयनिक बॉन्ड, कंपाउंड भी लिख सकते हैं, बट अभी हम बात केवल बॉन्ड्स की कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप इसकी बात कर रहे हैं, तो ये Ca+2 ब्रेक होता है और ये C2 पे -2 ब्रेक होता है, तो इनके बीच तो ये आयनिक है। लेकिन अब यहाँ पर 2 कार्बन, जैसे यहाँ पे एक एक था ना, अब इन 2 कार्बन का आपस में क्या स्केलेटन है, तो वो आपको यहाँ याद रखना है। वो दोनों कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू रहते हैं और यहाँ -1 चार्ज, यहाँ -1, चूंकि -2 चार्ज है तो दोनों में है, तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, तो ये माइनस चार्ज, यहाँ माइनस, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर इस तरह का दिखेगा। तो आपसे अगर पूछा जाए इसमें कौन कौन से बॉन्ड हैं, तो आप क्या बताएंगे, आयनिक एंड कोवेलेंट। और अगर ये आपको नहीं पता तो ऐसे देखने में क्या लगेगा, केवल आयनिक, कैल्शियम है, कार्बन है, तो ये मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आगे भी बहुत सारी चीजें आप इन सबसे सीखेंगे। सिमिलरली ये जो स्ट्रक्चर है वो Mg+2 और C3 पे -4 होता है,
ये 4 इधर, तो इसका फॉर्मूला कैसे बना, Mg4C3 का होल ट्वाइस, ये 2 से डिवाइड कर दीजिए तो Mg2C3 आ गया, समझ गए। तो अब Mg+2 तो ऐसे ही बना रहा, C3 पे -4 कैसा है तो वो भी जरा समझो। कार्बन 3 है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ है, एक कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहाँ -3 चार्ज और यहाँ -1 चार्ज। क्यों ऐसा है, क्योंकि इसके 4 बॉन्ड बनते, एक बॉन्ड बना, 3 हटा दिए गए तो -3, और यहाँ पे 4 बॉन्ड बनते हैं लेकिन 3 बने, एक कम है तो एक -4। तो ये इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ भी इसके स्ट्रक्चर में भी कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट एंड आयनिक। तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है चारों, और बहुत अच्छे से इसको अभी आप पहले लिख लीजिएगा। हो सकता है आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो, सर ये सब कैसे आएगा, आपको याद रखना होगा। तो ये हमें कैसे याद रखना है, ये लगातार इनको मिलते जुलते रहिए। आप जब कंटेंट में रहेंगे तो ये कुछ नया नहीं बचेगा, ऐसे ही चीजें रहेंगी, और इस पे आपको घबराना नहीं, इनको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आज फिलहाल हम लोग स्ट्रक्चर्स का जो सीक्वेंस चालू किया हम लोग, उसको आज यहाँ पे रोकते हैं। आप अभी इतने स्ट्रक्चर्स को लेकर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, और फिर हम इसके यहाँ तक जो हम बात कर रहे थे वो एक प्राइमरी बॉन्डिंग के बारे में बात कर रहे थे। अब मैं इसके बाद से जैसी चीजें स्टार्ट होंगी तो अब मैं इंडिविजुअल आयनिक कंपाउंड्स का पूरा डिटेल एनालिसिस बताऊंगा, फिर कोवेलेंट है, और उसके फिर बहुत सारी चीजें आगे एक एक करके बढ़ेंगी। तो यहाँ तक जो अभी हमने बात की है वो 9th-10th जो क्लास में आपने पढ़ा होता है बॉन्डिंग, बॉन्ड टाइप ऑफ बॉन्ड्स को लेकर, उस पे बेस्ड मैंने सब बात की। मैंने कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नई बात नहीं की आपसे, लेकिन इन सब की जरूरत आपको मैं समझा रहा था। तो स्ट्रक्चर्स को प्रैक्टिस करिए, कुछ और स्ट्रक्चर्स अगर बचे होंगे तो मैं बीच बीच में आपको बताता जाऊंगा, लेकिन अभी एक साथ बर्डन मत दीजिएगा। पहले इतने, हालांकि बहुत सारे मैंने बता दिए हैं, बट एक एक करके इनको प्रैक्टिस करिए। और आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।